डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सुप्रीम कोर्ट से टीवी के विधायक श्रीनिवास सेतुपति को दी राहत। फ्लोर टेस्ट में वोटिंग को मिली अनुमति। मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। सड़क हादसे रोकने पर सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई सख्ती। बोला, बिना ट्रैकिंग डिवाइस नहीं मिलेगा फिटनेस सर्टिफिकेट। लेन ड्राइविंग से कम होंगे हादसे। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से मांगा एक्शन प्लान। लॉ कॉलेज में कम अटेंडेंस पर परीक्षा से रोक मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर फिलहाल रोक नहीं। सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने बीसीआई से मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि लॉ छात्रों की अटेंडेंस अनिवार्य है या नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट ने गूगल एप्पल को पॉर्न ऐप पर तुरंत कार्रवाई के दिए आदेश। कहा, पूरी पीढ़ी बर्बाद नहीं होने देंगे। 72 घंटे में पॉर्न साइट को ब्लॉक करने का निर्देश। गूगल एप्पल से मांगा एक्शन रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम किराएदारों के कानूनी अधिकार के बारे में बताएंगे। इन्हीं तमाम पहलुओं की ज्यादा जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता राम नरेश यादव जी। राम नरेश यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लीगल हेल्पलाइन में। तो दर्शकों, अगर आपका इस मसले पर कोई सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 0120612793 हमारा दूसरा फोन नंबर है 0120612793। वापस चलेंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता राम नरेश यादव जी के पास। और सर, आपसे जानना चाहेंगे कि देश में किराएदारों के कानूनी अधिकार क्या क्या हैं? शालिनी जी, भारत में जो किराएदार के अधिकार है उनको मुख्य रूप से जो रेंट कंट्रोल एक्ट के माध्यम से प्रोटेक्ट किया गया है। सबसे बुनियादी अधिकार है शांतिपूर्ण कब्जे का अधिकार, यानी राइट टू पीसफुल पोजेशन। ये जो मकान मालिक बिना किसी पूर्व सूचना के या ठोस कानूनी कारण के किराएदार को घर में प्रवेश नहीं कर सकते। किराएदार को बुनियादी सेवाओं जैसे पानी, बिजली, पार्किंग और स्वच्छता का जो उनको पूर्ण अधिकार है। यदि मकान मालिक किसी विवाद के चलते ये सेवाएं काटता है तो किराएदार रेंट कंट्रोलर के पास शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो सबसे बड़ा अधिकार राइट टू पीसफुल पोजेशन है, ताकि एक टेनेंट, एक किराएदार को मानसिक परेशानी ना हो, उसको किसी भी तरह की परेशानी ना हो और वैसे ही वो मकान में रहे जैसे एक खुद के लिए मकान में होता है, बशर्ते वो रेंट दे रहा होता है। जी, इसी पर आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि देश में मकान मालिकों के कानूनी अधिकार क्या क्या हैं? मकान मालिकों को अपनी संपत्ति का ओनरशिप सुरक्षित रखने और उससे जो आय प्राप्त होती है रेंट के द्वारा, उसको रखने का पूर्ण अधिकार है। सबसे जो प्रमुख अधिकार है समय पर किराया वसूलने का, यानी कि राइट टू रिसीव रेंट। यदि किराएदार किराया देने में विफल रहता है तो मकान मालिक को उसे बेदखल करने का कानूनी आधार मिलता है। मकान मालिक के पास संपत्ति के निरीक्षण का अधिकार, यानी कि वो राइट टू इंस्पेक्शन, अगर प्रॉपर्टी उसने उनको देखनी होती है तो राइट टू इंस्पेक्शन का अधिकार भी होता है, जिससे वे समय समय पर ये जांच कर सके कि संपत्ति को किसी तरह का कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया जा रहा है। हालांकि इसके लिए किराएदार को एक उचित समय पहले नोटिस देना अनिवार्य है। मकान मालिक के पास एक उपयोग की शर्त, यानी टर्म ऑफ यूसेज को लागू करने का भी अधिकार है। जैसे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उसकी जो टर्म्स कंडीशन है उसको जो लागू करने का, कैसे प्रॉपर्टी को यूज करना है, इसका यूज करने का अधिकार है। जैसे उदाहरण के लिए मैं कहूँ तो यदि घर केवल रेजिडेंशियल पर्पस के लिए दिया गया है और किराएदार वहाँ व्यापार यानी कमर्शियल एक्टिविटी शुरू कर देता है जी। और मकान के जो अनुबंध में ये था कि उसको एक रेजिडेंशियल तौर पर
उसको यूज करेगा, तो ये मकान मालिक के पास अधिकार होता है कि उस कॉन्ट्रैक्ट को वो रद्द कर सकता है जो प्रॉपर कानूनी प्रक्रिया के तहत। इसके अलावा यदि मकान मालिक को खुद रहने के लिए या परिवार के किसी सदस्य के लिए घर की अत्यंत आवश्यकता है, जी। तो वह अदालत के माध्यम से कब्जा भी मांग सकता है। संपत्ति को नुकसान पहुंचाने या उसमें कोई अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन करने की स्थिति में भी मकान मालिक को ये पूर्ण अधिकार है कि वो किराएदार को वहां से हटाए और अपने मकान को खाली करवा सकते हैं। जी। रामनरेश यादव जी, आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर कोई किराएदार बकाया किराया नहीं देता है तो उसे मकान मालिक कैसे वसूल सकते हैं? बकाया किराया वसूलने की एक औपचारिक प्रक्रिया है। सबसे पहले तो एक लीगल नोटिस यानी कानूनी नोटिस से ये शुरू होती है। जी। ये नोटिस किसी एडवोकेट के माध्यम से भेजा जाना चाहिए, जिसमें स्पष्ट रूप से ये बताया जाता है कि कितनी राशि जो एरियर्स है रेंट का वो कितना बकाया है और किस अवधि से वो किराया नहीं मिला है, और भुगतान के लिए एक निश्चित समय सीमा यानी एक टाइम लिमिट का भी उसके अंदर उल्लेख करना जरूरी है कि कितने समय में आपको ये किराया मकान मालिक को देना है। जैसे 15 दिन के अंदर या 30 दिन के अंदर इसको जमा करें। यदि किराएदार नोटिस का जवाब नहीं देता या भुगतान नहीं करता, तो मकान मालिक को स्मॉल कॉजेज एक्ट यानी जो संबंधित रेंट अथॉरिटी है उसमें रिकवरी सूट दायर करने का हक होता है और वहां वो रिकवरी सूट दायर कर सकते हैं। न्यायालय में जब मामला चला जाता है तो मकान मालिक न केवल बकाया राशि बल्कि उस पर लगने वाले इंटरेस्ट यानी उस ब्याज के लिए भी वो ये प्रेयर कर सकते हैं कोर्ट में कि उसको जो रेंट की राशि है वो ब्याज समेत मिलनी चाहिए। और मुकदमेबाजी का जो यानी जो लीगल कॉस्ट आता है उसको भी उसके अंदर रिकवरी सूट में वो मांग कर सकते हैं। जो नया मॉडल टेनेंसी एक्ट है उसमें प्रक्रिया को थोड़ा सा और ज्यादा सरल और उसको तेज किया गया है। यदि किराएदार किराया देने में असमर्थ है, इनकेपेबल है, तो मकान मालिक अदालत से ये अनुरोध कर सकते हैं कि किराएदार की जो सुरक्षा राशि है, क्योंकि ज्यादातर यहाँ दिल्ली एनसीआर में तो सभी सिक्योरिटी डिपॉजिट लेते हैं, तो उस जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है उसको भी किराए में समायोजित यानी कि उसको एडजस्ट किया जाए। और यदि जो बकाया राशि बहुत अधिक है तो अदालत किराएदार की मूवेबल एसेट्स है उसको पूर्व यानी कि उसको अटैच करने का आदेश भी दे सकती है ताकि मकान मालिक के नुकसान की भरपाई की जा सके। तो ये सब प्रक्रिया है जिससे एक रेंट की रिकवरी हो सकती है और मकान को कैसे खाली किया जा सकता है। जी, आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि किराएदार अगर घर खाली ना करे तो क्या कर सकते हैं? यदि किराएदार नोटिस की अवधि समाप्त होने के बाद भी घर को खाली नहीं करता है तो उसे कानून की भाषा में टेनेंट एट सफरेंस कहा जाता है। ऐसी स्थिति में मकान मालिक को तुरंत जो कॉम्पिटेंट कोर्ट है उसमें बेदखली का मुकदमा यानी कि एविक्शन सूट उसमें दायर करना चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उस एविक्शन सूट के कुछ जो वैलिड ग्राउंड्स हैं उस कैटेगरी में वो फिट हो, जैसे किराया ना देना, एग्रीमेंट की अवधि समाप्त होना या खुद की जरूरत के लिए उस संपत्ति का उपयोग करना। तो कानूनन मकान मालिक को खुद ताला लगाने, बिजली काटने या बल प्रयोग करना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे मामला क्रिमिनल ट्रेसपास में भी बदल सकता है और बेवजह की जो कानूनी जो पचड़े हैं वो शुरू हो सकते हैं। जी। और दूसरा, अदालत दोनों पक्षों को जब केस जाता है कोर्ट के अंदर तो दोनों पक्षों को सुनने के बाद यदि अदालत संतुष्ट होती है तो एविक्शन ऑर्डर जारी कर सकता है, यानी जो बेदखली का आदेश है वो न्यायालय द्वारा पारित होता है। यदि इसके बाद भी किराएदार नहीं हटता है तो कोर्ट में एग्जीक्यूशन पिटीशन के माध्यम से पुलिस बल का उपयोग करके कब्जा दिलाने का भी न्यायालय आदेश एग्जीक्यूशन पिटीशन में दे सकता है। कई मामलों में मकान मालिक जो मीन प्रॉफिट है, जैसे जो मध्यवर्ती लाभ है, सपोज उन्होंने किराया नहीं दिया और वो उसका किराया बकाया है या कोई ऐसी एक्टिविटी सबलेटिंग वगैरह की है, तो उसका भी दावा उसके अंदर कर सकते हैं ताकि जो भी प्रॉफिट टेनेंट ने कमाया है तो वो भी उससे क्लेम कर सकते हैं। जिसका अर्थ यह है कि जो अवैध रूप से जो
जब किराएदार अवैध रूप से कब्जा बनाए रखा था, उस अवधि के लिए जो बाजार मूल्य में जो किराया था, कंपनसेशन था, उसका भी अधिकार लैंडलॉर्ड को होता है। और इस तरह से वो अपना जो न्यायालय के माध्यम से किराएदार घर नहीं खाली कर सकता, तो उसकी रिकवरी कर सकता है। जी, आगे मैं आपसे जानना चाहेंगे कि किराएदार को कानूनी नोटिस कैसे भेजें? शालिनी जी, कानूनी नोटिस भेजना एक अत्यंत जो सेंसिटिव प्रक्रिया है, क्योंकि ये भविष्य के मुकदमे का एक फाउंडेशन यानी आधार उससे बनता है। नोटिस में जो स्पष्ट रूप से मकान मालिक और किराएदार का विवरण दिया जाता है, उस संपत्ति का पता दिया जाता है और कितना मूल रेंट एग्रीमेंट था और किस तारीख से रेंट एग्रीमेंट शुरू होता है और कब खत्म हो रहा था, ये सभी चीजें उसके अंदर उसका उल्लेख करना अनिवार्य होता है। नोटिस भेजने का जो मुख्य कारण, जैसे किराया ना देना या एग्रीमेंट की शर्तों का उल्लंघन करना, ये एक स्पष्ट रूप से और साक्ष्यों के आधार पर ये नोटिस भेजते समय करना चाहिए। इसमें किराएदार को अपनी गलती सुधारने या घर खाली करने के लिए कानून सम्मत एक समय सीमा देना भी अनिवार्य रहता है। नोटिस जो होता है उसको रजिस्टर्ड एडी या स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजा जाना चाहिए। इसकी जो डाक रसीद है और इसका एक्नॉलेजमेंट कार्ड है, उसको भी सुरक्षित संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि ये इस बात का सबूत है कि किराएदार को सूचना मिल गई थी। और यदि किराएदार नोटिस लेने से मना कर देता है, तब भी उसको एक तरह से सर्व्ड यानी कि सर्विस कंप्लीट मानी जाती है उस नोटिस की। ये जो नोटिस है एडवोकेट के लेटर हेड पर भेजा जाता है और नोटिस अधिक प्रभावी लेटर हेड पे ही होता है, क्योंकि ये दर्शाता है कि मकान मालिक अब कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार है। नोटिस की जो भाषा है वो बिल्कुल सटीक होनी चाहिए, ताकि बाद में अदालत के अंदर जब मुकदमा दायर करते हैं तो कोई इस तरह का कॉन्ट्रडिक्शन पैदा ना हो। जी। आगे हम आपसे जानना चाहेंगे सर कि मकान मालिक और किराएदार के बीच लीज अग्रीमेंट से जुड़े कुछ प्रावधानों के बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। लीज या रेंट एग्रीमेंट एक कानूनी अनुबंध यानी कि एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है, तो जो दोनों पक्षों के बीच की शर्तों को डिफाइन करता है, जो परिभाषित कर सकता है कि क्या शर्त एक किराएदार और लैंडलॉर्ड के बीच में होनी चाहिए। इसमें मुख्य रूप से किराए की राशि, सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना होगा, किराए की वार्षिक कितनी होगी, 5% हर साल बढ़ेगा 10%, और अनुबंध की अवधि यानी कि 11 महीने का है, 2 साल का है, 5 साल का है। तो एक स्पेसिफिक जो पीरियड जिसके लिए रेंट एग्रीमेंट बनता है और कोई भी मकान या दुकान किराए पर ली जाती है, तो उसके अंदर अवधि का भी एक स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। जो पंजीकरण अधिनियम यानी रजिस्ट्रेशन एक्ट है, उसके अनुसार यदि लीज की अवधि 12 महीने या उससे अधिक है तो एग्रीमेंट सब रजिस्ट्रार कार्यालय में रजिस्टर करवाना अनिवार्य होता है। अगर 12 महीने से कम, सपोज 11 महीने का एग्रीमेंट है, तो वो बिना किसी सब रजिस्ट्रार ऑफिस के किया जाता है और उसको सिर्फ नोटराइज करके ही वो एक मान्य एग्रीमेंट माना जाता है। अपंजीकृत लीज डीड को अदालत में साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता। सपोज कोई 12 महीने या उससे ऊपर का एग्रीमेंट है और वो अनरजिस्टर्ड है, यानी सब रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर्ड नहीं कराया गया है, तो वो एविडेंस के तौर पे अदालत में मान्य नहीं होता है। दूसरा, एग्रीमेंट में मेंटेनेंस की जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए कि मेंटेनेंस कौन करेगा बिल्डिंग की। आमतौर पर जो छोटी मरम्मत होती है वो किराएदार खुद करते हैं, और जो बड़ी मरम्मत यानी कि कोई स्ट्रक्चरल रिपेयर है तो वो जिम्मेदारी मकान मालिक की होती है। एग्रीमेंट में लॉक इन पीरियड, जैसे सपोज 11 महीने का एग्रीमेंट है तो एक लॉक इन पीरियड है कि 3 महीने या 6 महीने से पहले आप उसको खाली नहीं करेंगे, तो ये भी मेंशन कर सकते हैं कि लॉक इन पीरियड क्या होगा। और नोटिस पीरियड के प्रावधान भी महत्वपूर्ण है। सपोज किसी से घर खाली करना है तो उसके अंदर हम ये मेंशन कर सकते हैं कि 30 दिन के नोटिस के बाद घर को खाली आप करेंगे, तो यानी कि 30 डेज या 60 डेज एक मैंडेटरी पीरियड होता है, उसी के बाद ही उसको खाली किया जाएगा। ना कि ऐसा नहीं कह सकते कि मैंने नोटिस दे दिया, आज आप कल ही करो या आज ही खाली करो। तो एक स्पेसिफिक पीरियड होता है, उस अवधि में ही
उसमें खाली करने का नोटिस का प्रावधान भी होता है, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है, जो ये तय करते हैं कि कोई भी पक्ष बीच में अनुबंध कैसे तोड़ सकता है। जैसे सपोज 11 महीने का एग्रीमेंट है और किसी को उस एग्रीमेंट को खत्म करना है, तो वो कह देते हैं कि हम 2 महीने का नोटिस देंगे ताकि आप अपना कोई नया टेनेंट ढूंढ लो और हम उस दौरान खाली कर देंगे। तो ये सब शर्तें हैं जो बिल्कुल जरूरी होती है एक एग्रीमेंट में, और कोई डिस्प्यूट नहीं रहती है। यदि एग्रीमेंट में कोई एम्बिग्विटी यानी कोई अस्पष्टता होती है, तो जो स्थानीय रेंट कंट्रोल एक्ट के सामान्य नियम उस पर लागू होते हैं। एक मजबूत एग्रीमेंट में सबलेटिंग किसी और को, यानी कि सबलेटिंग होता है किसी और को किराए पर देना, जी। इस पर भी प्रतिबंध और संपत्ति के उपयोग के प्रकार, जैसे अभी मैंने बताया था कि अगर कोई रेजिडेंशियल उसको कमर्शियल यूज में करते हैं या कमर्शियल को रेजिडेंशियल में यूज करते हैं, तो इसका भी एक स्पष्ट जिक्र उस अनुबंध के अंदर होना चाहिए। तो ये सब कंडीशन है जो जरूरी है कि एक रेंट एग्रीमेंट में कैसे उन सबको इंक्लूड किया जाए। सर, आपसे आगे हम जानना चाहेंगे कि किराया वसूली केस दायर करने की समय सीमा या लिमिटेशन क्या है? भारत में किसी भी दीवानी मामले को दायर करने की एक निश्चित समय सीमा होती है, जिसे लिमिटेशन पीरियड कहा जाता है। ये लिमिटेशन एक्ट 1963 के अनुसार बकाया किराया वसूलने के लिए मुकदमा दायर करने की समय सीमा 3 वर्ष है। यह 3 साल की अवधि उस दिन से गिनी जाती है जब किराया ड्यू होता है। उदाहरण के लिए यदि जनवरी 2023 का किराया नहीं दिया गया है, तो मकान मालिक जनवरी 2026 तक ही उसकी वसूली के लिए केस कर सकता है। यदि मकान मालिक 3 साल के भीतर केस दायर नहीं करता है, तो उस कानूनी रूप से किराया वसूलने का अधिकार उनका समाप्त हो जाता है। इसे टाइम बार्ड डेट कहते हैं। हालांकि यदि किराएदार इस बीच में लिखित में अपनी देनदारी यानी अपनी लायबिलिटी को स्वीकार कर लेता है या कोई एक पार्शियल भुगतान करता है, तो 3 साल की सीमा उस नए स्वीकारनामे यानी कि उस जो नई एक्नॉलेजमेंट है उस तारीख से फिर से शुरू हो जाती है। सपोज जनवरी में कोई था और वो बाद में मार्च में या बाद में दे देता है, तो वो फिर उसके बाद 3 साल की अवधि शुरू हो जाती है। बेदखली के लिए समय सीमा अलग हो सकती है, लेकिन विशेष रूप से किराया वसूली के लिए कानून बहुत सख्त है। इसलिए मकान मालिक को भी ये सलाह दी जाती है कि किराया बकाया होते ही कानूनी कार्रवाई तुरंत शुरू करें। जी, आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर कोई किराएदार 10 वर्ष से अधिक समय तक किसी मकान में रहता है, तो उसके क्या कोई हक बनता है? यह एक सामान्य जो भ्रांति यानी हम कहें कॉमन मिथ है कि लंबे समय तक रहने से किराएदार मालिक बन जाता है। कानूनन केवल 10 या 15 साल रहने से किराएदार को मालिकाना हक नहीं मिलता। हालांकि इतने लंबे समय तक रहने पर उसे कब्जे की सिक्योरिटी यानी कि सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, कब्जे की सुरक्षा का लाभ मिलता है। पुराने जो रेंट कंट्रोल कानूनों के तहत ऐसे किराएदार को स्टैट्यूटरी टेनेंट माना जाता है, जिसे बहुत सीमित आधारों पर ही निकाला जा सकता है। उन्हें अक्सर फेयर रेंट की सुविधा मिलती है, जिसे मकान मालिक बाजार दर से बहुत कम किराया वसूल पाता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने कई फैसलों में कहा गया है कि किराएदार हमेशा किराएदार ही रहता है। वंस अ टेनेंट ऑलवेज अ टेनेंट, यानी 10 वर्ष के बाद भी किराएदार का जो मुख्य हक यह होता है कि उसे बेदखल करने के लिए प्रक्रिया अत्यंत जटिल हो जाती है और मकान मालिक को अपने जो वास्तविक आवश्यकता यानी कि अपनी बोनाफाइड नीड को साबित करने के लिए कड़े प्रमाण देने पड़ते हैं। यदि संपत्ति किसी ऐसे क्षेत्र में है जहां नया टेनेंसी कानून अभी लागू नहीं हुआ है, तो किराएदार को रेंट ट्रिब्यूनल से सुरक्षा मिल सकती है। फिर भी उसे हर महीने किराया देना और मालिक के जो टाइटल है, मालिकाना हक को स्वीकार करना अनिवार्य रहता है। जी, रामनरेश यादव जी, ऐसा भी कहा जाता है कि अगर कोई किराएदार किसी विशेष संपत्ति में मालिक की ओर से बिना किसी रुकावट के 12 साल तक रहता है, तो प्रतिकूल कब्जे के कानून के अनुसार उसके पास संपत्ति का मालिकाना अधिकार होता है। इसका मतलब है कि वो इसे बेच सकते हैं। इस प्रावधान के बारे में थोड़ा आप बताएं। इन हालातों में मकान मालिक क्या कर सकता है?
शालिनी जी, जो प्रतिकूल कब्जा है यानी एडवर्स पोजीशन का सिद्धांत तब लागू होता है जब कोई व्यक्ति किसी संपत्ति पर 12 वर्षों तक लगातार बिना किसी रुकावट के और असली मालिक की जानकारी में मालिक की तरह कब्जा बनाए रखता है। तो ये बड़ा मुश्किल है ये प्रूव करना कि मालिक की जानकारी में मालिक की तरह कब्जे बनाए रखना, यानी कि उसको पता होते हुए कि ये मेरे उसमें रह रहा है और फिर भी वो जबरदस्ती या ये समझो कि बिना रुकावट के वहां रह रहा है। और जो लिमिटेशन एक्ट का जो अनुच्छेद 65 के अनुसार यदि मालिक 12 साल तक अवैध कब्जा करने वाले को हटाने के लिए कोई कदम नहीं उठाता तो उसका मालिकाना हक समाप्त हो जाता है। लेकिन किराएदारी में ये नियम लागू नहीं होता, चूंकि किराएदार का कब्जा एक परमिसिव पोजीशन पर आधारित है, इसलिए वह प्रतिकूल कब्जे का दावा नहीं कर सकता। किराएदार कभी भी संपत्ति बेच नहीं सकता क्योंकि उसके पास ओनरशिप टाइटल नहीं होता है। प्रतिकूल कब्जे का दावा करने के लिए उसे यह साबित करना होगा कि उसने मालिक को किराया देना बंद कर दिया था और मालिक के अधिकार को खुले तौर पर चुनौती यानी कि हॉस्टाइल क्लेम की चुनौती दी थी और मालिक ने फिर भी 12 साल तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की। मकान मालिक इससे बचने के लिए हमेशा लिखित और रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कर सकते हैं ताकि इस तरह की कोई उनको दिक्कत का सामना नहीं हो। हर 11 महीने पर उसे रिन्यू करें और किराए की रसीदें हमेशा संभाल कर रखें और जारी करें। तो कोई भी जब 12 साल से ज्यादा होता है और अगर मकान मालिक के पास एक एग्रीमेंट होता है जो रेंट एग्रीमेंट या लीज एग्रीमेंट, तो और रेंट बकायदा लगातार उस मालिक को रिसीव होता है, तो चाहे वो 12 हो या 20 हो, कोई कब्जा साबित नहीं होता है क्योंकि वो एडवर्स पोजीशन की कैटेगरी में नहीं आते हैं। जी, राम नरेश यादव जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया किराएदारों और मकान मालिक के अधिकारों के बारे में हमारे दर्शकों तक जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल लीगल हेल्पलाइन में बस इतना ही। नमस्कार।